लेट अस कंटिन्यू। अब हम पेज नंबर 53 पे आ गए। तो पेज नंबर 53 पे हम आए हैं। उससे पहले हम क्या देखेंगे कि मैंने लास्ट मॉड्यूल में आपको बताया है इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। इन शॉर्ट वो भी मैंने समझाया कि इंटरनल मतलब क्या, अंदरूनी जो सोर्स होते हैं वो, एंड एक्सटर्नल मतलब जिसका ऊपरी प्रभाव क्या होता है। तो उसमें नेम्स दिए हुए हैं। इंटरनल सोर्सेस में दिया हुआ है हमें 6 पॉइंट्स, जो कि है फर्स्ट है प्रमोशन, ट्रांसफ़र, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, फोर्थ इज़ रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, फिफ्थ इज़ प्रमोशन विद ट्रांसफ़र एंड द सिक्स्थ वन इज़ वेटिंग लिस्ट। अभी उसी जगह पे एक्सटर्नल सोर्सेज को अगर हम देखेंगे तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू ट्रेड यूनियंस, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स, रिक्रूटमेंट एट द गेट एंड मॉडर्न मेथड्स। यानी हमें बताया गया कि अलग अलग तौर तरीके क्या होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से कैसे रिक्रूटमेंट निकलती है और उसके सोर्स क्या होते हैं। अब देख लेते हैं हम कि इंटरनल सोर्सेस क्या होता है। तो इंटरनल सोर्सेस में देखिए बताएंगे प्रमोशन सबसे पहले। वेन एवर एनी पोस्ट इज़ वेकेंट और एनी पोजिशन इज created, promotion should be given by the management on the basis of work of the existing employee। अगर किसी भी संस्था में जो रिक्रूटमेंट है, जगह खाली होती है, तभी रिक्रूटमेंट बनाई जाती है। तो रिक्रूटमेंट के साथ साथ प्रमोशन शुड बी गिवन टू द मैनेजमेंट। अगर वो काम करने लगेगा व्यक्ति तो मैनेजमेंट का ये भी फ़र्ज़ होता है कि वो उसे प्रमोशन भी दे। और प्रमोशन दे किसके ऊपर, किसके बलबूते पे देगा, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत के ऊपर देगा। हिज एबिलिटी, ऑनेस्टी, स्किल, लॉयल्टी एंड क्वालिफिकेशन। अब उसके अंदर की जो काबिलियत होगी, उसके अंदर की ईमानदारी, उसकी कला, वो कितना ईमानदार है और उस कितनी शिक्षित है वो, या कितना शिक्षा उसने किया हो, इससे सब के ऊपर निर्भर करता है उसका प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विल बूस्ट देयर मोरल एंड लॉयल्टी। अगर प्रमोशन मिलेगा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो पूरी तरह से मोरल यानी कि दिमागी तौर से और सही तरीके से ईमानदार बनकर ही आपके लिए और काम करेगा। प्रमोशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड सैलरी, स्टेटस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन अलग तरीके से भी किया जाता है जिसका परिणाम अलग अलग देखा जाता है, जैसे सैलरीज में बढ़ना, उसका ओहदा बढ़ना, उसका पावर बढ़ जाना और उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ना। नाउ सेकेंड इज़ ट्रांसफ़र। If there is any shortage of employees in any department, it can be rectified by transferring to it the surplus employees of another department, keeping it in mind their qualifications. In this way, shortage of employees can be rectified. अगर ट्रांसफ़र कब दिया जाता है कि देखिए, जब उसको एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट में भेजा जाए तब, और वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा तब जाता है जब वहाँ पे कुछ काम बढ़ जाता है और लोग घट जाते हैं तब। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय ट्रांसफरिंग इट टू, तब उस चीज़ को पूरा करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। द सरप्लस एम्प्लॉयज़ ऑफ अनदर डिपार्टमेंट कीपिंग इन माइंड। अब वो व्यक्ति जो है वो क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट का होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है और उसकी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखा जाता है। इन दिस वे शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी रेक्टिफाइड। इस तरह से जो एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो जाती है उसको रेक्टिफाई यानी कि उसको ढूंढ के पूरा किया जाता है। थर्ड है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़। Whenever a vacancy comes up in an organization, employees are asked to recommend their qualified friends and relatives to the post। अगर कहीं भी वैकेंसी निकलती है या कोई भी संस्था में जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो उस एम्प्लॉय से ये कहा जाता है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में कोई है उस काबिलियत वाला, कोई इतना पढ़ा लिखा है जो इस काम को या इस पोस्ट को डिज़र्व करता है, तो उसको बुला लिया जाता है। रिक्रूटमेंट इज़ मेड आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशंस फ्रॉम देम। अब रिक्रूटमेंट तब निकाली जाती है जब उस व्यक्ति का एप्लीकेशन आपके पास आता है। दिस हेल्प्स टू बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड दे फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस तरह से वो दिमागी तौर से एम्प्लॉय पूरी तरह प्रिपेयर हो जाता है और उसे अपने ऊपर गर्व में महसूस होता है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बना। फोर्थ है रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हु आर रिट्रेंच्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन्स और हु हैव जॉइंड elsewhere voluntarily can also be recalled by the management on the basis of their experience, knowledge and efficiency। अब फॉर्मर एम्प्लॉयज़ यानी पुराने एम्प्लॉयज़, अगर कभी वो वहाँ पे पहले काम करते थे और किसी कारण उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया कोई और कारण की वजह से, तो उसको जब वहाँ पे जगह वापस खाली होती है तो उस व्यक्ति को मैनेजमेंट दोबारा से कॉल कर और उसे बुलाया जाता है, उसके नॉलेज के ऊपर, उसकी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए और उसका तजुर्बा जो होता है उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। फिफ्थ है प्रमोशन विद ट्रांसफ़र।
Under this system, existing employees can be transferred with promotion to another branch under the same management of the basis of their efficiency, experience and loyalty. Example, an employee can be transferred with promotion to his native place or any other place of his choice. This will boost the moral and enthusiasm of the employee. अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो एम्प्लॉई आपके यहाँ काम कर रहा है, अब उसको ट्रांसफ़र या प्रमोशन ट्रांसफ़र किया जाएगा, अगर एक जगह से दूसरी जगह उसकी बदली की जाती है तो वो बदली ऐसे ही नहीं करते, उसको साथ में प्रमोशन दिया जाता है, यानी उसकी पोस्ट बढ़ाई जाती है, पैसा बढ़ाया जाता है। और जिस जगह पे उसे भेजा जाता है वो जगह भी मैनेजमेंट का हिस्सा होना चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए, और उस जगह पे उसे ये बताकर भेजा जाता है कि उसके अंदर का जो हुनर है वो काबिल तारीफ़ है और वो ये डिज़र्व करता है, इसलिए उसे वहाँ पर भेजा जा रहा है। तब जाकर ये सुनकर एम्प्लॉय जो होता है वो अपने ट्रांसफ़र या अपने प्रमोशन जो वो उसकी चॉइस भी पूछी जाती है कि भाई आपको इस क्षेत्र में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इंसान क्या होता है, कई बार उनके गांव या उनके शहर के पास की बदली होती है तो वो खुश भी हो जाते हैं। इस तरह उनका दिमाग भी जो है वो पूरी तरह से खुश होता है, संतुष्ट होता है और वो काम करने के लिए या ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है वेटिंग लिस्ट। A waiting list is the list of candidates who had applied in the past but could not be absorbed. अब वेटिंग लिस्ट वो होती है जब किसी कैंडिडेट ने पहले से अप्लाई किया हो पोस्ट के लिए, लेकिन वहाँ पर उसका एप्लीकेशन शॉर्ट में रखा जाता है, साइड में रखा जाता है कि अगर बाद में कोई वैकेंसी निकलती है तो हम इसको बुलाएंगे। सच ए लिस्ट इज़ यूजफुल फॉर रिक्रूटमेंट एट ए लेटर डेट। और ऐसी जो रिक्रूटमेंट हो, ऐसी लिस्ट को रिक्रूटमेंट जब निकलती है तो वहाँ पर साइड में पहले से ही रख लिया जाता है। दिस हेल्प्स टू अवॉइड द एडवर्टाइजमेंट एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। अब ये करने से क्या होता है कि बार बार हमें एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो बार बार नहीं करना पड़ता है। And when required candidates can be recruited from this list as per their order of merit। अब इसी तरह से जब रिक्रूटमेंट निकलती है तो वो जो कैंडिडेट जिसने कभी बहुत पहले समय में अप्लाई किया था उसे ही बुलाया जाता है और उसको उसकी मेरिट के हिसाब से काम पर रख लिया जाता है। अब नेक्स्ट है बी वाला हमारा क्या था, एक्सटर्नल सोर्सेस। तो अब हम देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस। Through advertisement, it is an effective alternative for recruitment. Applications are invited through advertisements in newspapers, business journals and periodicals for specific posts। अब ये जो इफ़ेक्टिव होता है, ये इफ़ेक्टिव यानी ज़्यादा प्रभावित देखा जाता है रिक्रूटमेंट के तौर पर, क्योंकि एप्लीकेशन तो लिखकर सभी लोग जमा कर देते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो होता है न्यूज़पेपर में, बिजनेस जर्नल्स में, पीरियडिकल्स में, वो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन। इसको देखते ही कैंडिडेट क्या कर सकता है, उसे हर जगह पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर ऑनलाइन ही अपना इंटरनेट थ्रू अपने रेज्यूम को, अपने CV को आगे भेज देता है टीवी और वेबसाइट के ज़रिए। large number of applications can be received from distant corners of the country। इस तरह देश के अलग अलग कोने से कई सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं। राइट कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड बाय दिस मेथड। अब उसमें से कोई एक सही व्यक्ति या सही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है इस मेथड द्वारा। Second है through employment exchange। Public and private employment exchanges prepare a list of prospective candidates who are unemployed and in search of jobs। Public और private employment यानी कि जो एक सरकारी मुलाजिम होता है उसको क्या है, कई बार वो लिस्ट में उसका प्रोस्पेक्टिव के तौर पे कैंडिडेट का नाम आ जाता है और उस टाइम पे वो व्यक्ति कभी कभी बेरोज़गार होता है, यानी उसके पास में कोई काम नहीं होता और वो काम की तलाश में होता है। कीपिंग इन माइंड देयर डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल्स etc. The employment exchange provides a list of such qualified but unemployed candidates as when asked for by business enterprise। इस तरह से बिजनेस क्षेत्र में जब ये लिस्ट पहले से पहुंची रहती है कि वो इंसान जो है वो पढ़ा लिखा है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसने कितने साल का एक्सपीरियंस है और उसके क्या क्या कलाएँ हैं या कौन से स्किल बेस्ड वो जॉब करना चाहता है। तो इस तरीके से समय के हिसाब से लिस्ट में से चेक कर लिया जाता है और ये भी देखा जाता है कि अब अगर वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है यानी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अपने बिजनेस एंटरप्राइज का हिस्सा बन सकता है, तब उसे बुलाया जाता है। देन मे बी सिलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर दिस लिस्ट। और तभी जाके एक काबिल जो है कैंडिडेट के तौर पर उसे इस लिस्ट में से चूज़ कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है। Through educational institutes, many enterprises make recruitments by this method of modern times। आज के नए तौर तरीके जो हैं वो रिक्रूटमेंट के तौर पर मॉडर्न टाइम्स में जो हैं वो एंटरप्राइजेस
में रिक्रूटमेंट निकलती है और ये मेथड से बहुत सारी जगह पे एक साथ पता चल सकता है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एंड नॉलेजेबल पर्सनल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कई जगह कई संस्थाएं या कई इंस्टीट्यूट ऐसी बनी हैं जहाँ पर लोग कॉलेज में हो चाहे यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर लोगों का वहाँ पर भी भर्ती जो होती है वो चालू रहती है, लेकिन भर्ती उससे ये चीज़ों को ध्यान में रख कर की जाती है कि वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, यानी उसके अंदर कुछ ऐसे हुनर होना चाहिए जो काबिल तारीफ़ हो, नॉलेजेबल होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। इस तरह मतलब जो चीज़ें हुनर उसके अंदर होता है वो अपने एप्लीकेशन के ज़रिए वो उस पर फिट होना चाहिए। द रिक्वायर्ड पर्सनल कैन बी रिक्रूटेड बाय ऑब्टेनिंग नेम्स फ्रॉम द हेड्स ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशंस बाय कैंपस इंटरव्यूज़। इस तरह से जब कभी किसी संस्था में सपोज रिक्रूटमेंट निकाली जाती है तो वहाँ का जो हेड होता है उसके नाम को ऑन द टॉप रखा जाता है और उस हेड को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जो उसके कैंपस में जितने भी इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं उनमें से जो बेस्ट है उसको शॉर्टलिस्ट करें। Such placement campus are arranged every year at various institutions like Indian Institute of Management (IIM), Indian Institute of Technology (IIT) etc. अब जैसे कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट्स भी बनी हैं जो कि उसमें प्लेसमेंट द्वारा कैंप्स लगाए जाते हैं हर साल, और उस हर साल के प्लेसमेंट कैंपस में क्या होता है, अलग अलग जो ब्रिलियंट चाइल्ड होते हैं और जो पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको IIM यानी कि हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाता है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मीन्स IIT। तो इस तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट निकलती है और अलग अलग जो काबिल व्यक्ति होता है या काबिल इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट हो या फिर वहाँ पे काम करने वाला अधिकारी हो उसके लिए भी जॉब यहाँ पर दी जाती है।